तो दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण मांग उठ रही है। ये मांग है राइट टू रिकॉल, यानी कि वोट वापसी कानून की। मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर ये कानून बन जाए तो जनता को ये अधिकार मिल जाएगा कि वो अपने चुने हुए प्रतिनिधि को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद से हटा सकें, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। यहां तक कि कुछ प्रदर्शनकारी तो ये कह रहे हैं कि ये कानून प्रधानमंत्री पर भी लागू होना चाहिए। सवाल बहुत बुनियादी है, क्या लोकतंत्र में जनता को सिर्फ वोट देने का अधिकार होना चाहिए या बीच कार्यकाल में अपने प्रतिनिधि से जवाबदेही मांगने का अधिकार भी मिलना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, आज की बात इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर है, क्योंकि ये सवाल हमारे लोकतंत्र की मूल भावना से जुड़ा हुआ है। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये पूरी मांग सामने आई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर अलग अलग संगठन अपनी अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जगह दशकों से लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का केंद्र रही है। यहां से कई बड़े आंदोलन शुरू हुए हैं जो आगे चल करके देशव्यापी बदलाव लाए हैं। इन्हीं प्रदर्शनों के बीच एक मांग ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, और वो है राइट टू रिकॉल की मांग। ये अंग्रेजी का शब्द है जिसका हिंदी में मतलब है वोट वापसी का अधिकार, यानी जनता को यह अधिकार मिले कि अगर उसका चुना हुआ प्रतिनिधि उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, अगर वो अपने वादों पर वादे नहीं निभाता है, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, या अगर वो जनता के हित में काम नहीं कर रहा है, तो जनता एक तय प्रक्रिया के तहत उसे पद से हटा सके। सारे सरकारी अधिकारी और सारे नेता, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, जनता मिलकर उसे हटा सकती है। ये कथन अपने आप में बहुत ताकतवर है, क्योंकि ये लोकतंत्र की उस मूल अवधारणा की तरफ इशारा करता है कि असली ताकत जनता के पास होनी चाहिए और जनप्रतिनिधि उसके सेवक होने चाहिए, मालिक नहीं। अब यहां प्रदर्शनकारियों का तर्क समझिए। उनका कहना है कि अभी जो व्यवस्था है उसमें एक बार जब कोई नेता चुनाव जीत जाता है तो वो पहले 5 साल तक निश्चिंत हो जाता है। उसे पता है कि चाहे वो कुछ भी करे, चाहे वो जनता के मुद्दों पर ध्यान दे या न दे, चाहे अपने वादे पूरे करे या भूल जाए, चाहे वो भ्रष्टाचार में डूब जाए, अगले 5 साल तक उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा और जनता बेबस होकर के बैठी रहती है। उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है, उसे अगले चुनाव तक इंतजार करना पड़ता है, और तब तक न जाने कितने गलत फैसले हो चुके होते हैं, कितना नुकसान हो चुका है, कितनी अवसर खो चुके होते हैं। अब प्रदर्शनकारियों का सवाल है कि क्या यह सही व्यवस्था है? क्या लोकतंत्र का यही मतलब है कि एक बार वोट डाल दिया तो फिर 5 साल तक हाथ बांधकर बैठे रहो? क्या जनता को बीच कार्यकाल में भी अपनी आवाज उठाने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या उसे गलत प्रतिनिधि को हटाने का अधिकार नहीं होना चाहिए? यह सवाल बहुत बुनियादी है दोस्तों, और इसके जवाब हर लोकतंत्र को ढूंढने पड़ते हैं। अब बात करते हैं इस मांग की कानूनी और संवैधानिक पहलू की। संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में फिलहाल संसद और विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए कोई व्यापक राइट टू रिकॉल कानून नहीं है। हालांकि कुछ राज्यों में स्थानीय निकायों के स्तर पर ऐसी समिति व्यवस्थाएं जरूर मजबूत है। जैसे कुछ राज्यों में ग्राम प्रधान या नगर पालिका के सदस्यों को कुछ निश्चित परिस्थितियों में हटाया जा सकता है, लेकिन यह व्यवस्था बहुत सीमित है। और राष्ट्रीय स्तर पर सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। इस तरह के व्यापक कानून को लागू करने के लिए बड़े कानूनी और संवैधानिक बदलाव की जरूरत होगी। संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, संसद में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, और इस पूरी प्रक्रिया में कई जटिल पहलू शामिल होते हैं। अब बात करते हैं इस मांग के पक्ष में दिए जाने वाले तर्कों की। इस कानून के समर्थक कई कारण गिनवाते हैं। पहला तर्क है जवाबदेही का। उनका कहना है कि अगर नेताओं को यह डर हो कि अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो जनता उन्हें बीच में ही हटा सकती है, तो वो ज्यादा जिम्मेदारी से काम करेंगे, अपने वादों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, जनता के बीच जाकर के समस्याएं सुनेंगे और मनमाने फैसले लेने से पहले कई बार सोचेंगे। दूसरा तर्क है पारदर्शिता का। अगर ऐसा कानून होगा तो नेता अपने काम का हिसाब किताब रखने पर मजबूर होंगे। उन्हें जनता को बताना होगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया है, कौन से वादे पूरे हुए हैं, कौन से अधूरे रह गए हैं। इससे राजनीति में पारदर्शिता आएगी। और तीसरा तर्क यह है भ्रष्टाचार पर रोक का। अगर कोई नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, अगर उस पर गंभीर आरोप लगते हैं, तो उसे तुरंत हटाया जा सकेगा। उसके लिए 5 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। चौथा तर्क है जनता की भागीदारी का। इस कानून से जनता सिर्फ चुनाव के दिन सक्रिय नहीं रहेगी, बल्कि पूरे कार्यकाल में अपने प्रतिनिधियों पर नजर रखेगी, उनके कामों का मूल्यांकन करेगी और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करेगी। यह असली लोकतंत्र है। पांचवां तर्क है क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान देने का। अक्सर सांसद और विधायक चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र से दूरी बना लेते हैं।
अगर रिकॉल का डर होगा तो वो लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे, स्थानीय समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मांग के विरोध में दिए जाने वाले तर्कों की। हर कानूनी प्रस्ताव के दो पहलू होते हैं और हमें दोनों को समझना बहुत जरूरी है। पहला विरोधी तर्क है राजनीतिक अस्थिरता का। अगर हर समय रिकॉल का डर रहेगा तो सरकारें बड़े और साहसिक फैसले लेने से कतराएगी। जो फैसले लंबे समय में देश के लिए अच्छे हो सकते हैं लेकिन अल्पकाल में अलोकप्रिय हैं, उन्हें कोई लेने को तैयार नहीं होगा। हर सरकार सिर्फ लोक लुभावन फैसले लेने में जुटी रहेगी। दूसरा विरोधी तर्क है दुरुपयोग का। ऐसा कानून बना तो विपक्षी पार्टियां इसका दुरुपयोग कर सकती हैं, बार बार रिकॉल की प्रतिक्रिया शुरू करवा करके सरकार को अस्थिर कर सकती है। इससे शासन व्यवस्था ठप पड़ सकती है। और तीसरा विरोधी तर्क है खर्चे का। हर रिकॉल प्रतिक्रिया एक तरह का चुनाव होगा और चुनाव कराने में बहुत खर्चा आता है। अगर बार बार ऐसी प्रक्रियाएं होगी तो सरकारी खजाने पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। चौथा विरोधी तर्क है व्यवहारिकता का। बहुत बड़े देश में जहां करोड़ों मतदाता हैं वहां रिकॉल की प्रक्रिया को संगठित तरीके से चलाना बहुत मुश्किल है। हर शिकायत पर रिकॉल नहीं हो सकता है। फिर मापदंड क्या होगा, यह तय करना बहुत जटिल है। दोस्तों, पांचवा विरोधी तर्क है संवैधानिक संरचना का। हमारा संविधान एक विशेष तरीके से बना है, इसमें संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। इसमें ऐसे अमूलचूल बदलाव करना संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया भर के अनुभवों की, क्योंकि भारत पहला देश नहीं है जहां ऐसी मांगे उठ रही है। दुनिया के कई देशों में राइट टू रिकॉल की व्यवस्था किसी न किसी रूप में मौजूद है। अमेरिका के कुछ राज्यों में स्थानीय और राज्य स्तर पर ऐसी व्यवस्था है जहां जनता एक तय प्रक्रिया के तहत निर्वाचित अधिकारियों को हटा सकती है। स्विट्जरलैंड में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कई व्यवस्थाएं हैं जिनमें जनता विधेयकों को सीधे मंजूरी देती है और कई फैसले लोगों के सीधे वोट से होते हैं। कई लैटिन अमेरिकी देशों में भी राष्ट्रपति को रिकॉल के माध्यम से हटाने की व्यवस्था है। हालांकि ये बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। ब्रिटेन में भी सांसदों के लिए सीमित रिकॉल की व्यवस्था है। अगर कोई सांसद गंभीर अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसे रिकॉल के माध्यम से हटाया जा सकता है। इन सब अनुभवों से हम सीख सकते हैं कि अगर भारत में भी ऐसी व्यवस्था लागू करनी है तो उसे कितने सावधानी से डिजाइन करना होगा ताकि उसके सकारात्मक पहलुओं का भी लाभ मिले और नकारात्मक पहलुओं से बचाया जा सके। अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में इस मांग की प्रासंगिकता की। हमारे देश में बीते कुछ वर्षों में राजनीति में जो परिवर्तन हुए हैं उन्होंने ऐसी मांगों को बल दिया है जो लोग देखते हैं कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद वो वादे ठंडे अवस्थे में चले जाते हैं। लोग देखते हैं कि कई बार जिन्हें वो चुन करके भेजते हैं वो अपनी मूल पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और जनता की राय की कोई परवाह नहीं करते। लोग देखते हैं कि कई बार उनके चुने हुए प्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगते हैं लेकिन वो आराम से अपने पद पर बने रहते हैं। ये सब देख करके लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से यह विचार आता है कि क्या उनके पास इन सबको रोकने का कोई तरीका है? क्या वो सिर्फ मूक दर्शक बने रहेंगे या उनके पास भी कोई शक्ति है? इसी विचार से राइट टू रिकॉल जैसी मांगे उभरती है। अब बात करते हैं इस मांग के सामूहिक पहलू की। भारत एक विविधताओं भरा देश है जहां हर राज्य अलग है, हर क्षेत्र की अपनी विशेषताएं हैं, हर समुदाय के अपने मुद्दे हैं। ऐसे में अगर रिकॉल का व्यवस्था बने तो उसे इन बातों को ध्यान में रख करके बनाना होगा। सिर्फ एक समान फॉर्मूला सब जगह काम नहीं करेगा। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जो छोटे क्षेत्रों के लिए और बड़े क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण इलाकों के लिए और शहरी इलाकों के लिए अलग अलग ढंग से काम करें। यह डिजाइन करना बहुत मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मांग के राजनीतिक पहलू की। यह मांग किसी एक पार्टी की नहीं है। समय समय पर अलग अलग राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने इसका समर्थन किया है और कई बार विरोध भी किया है। यह स्वाभाविक है क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल जब विपक्ष में होता है तो उसे ऐसी मांगे आकर्षक लगती है और जब वो सत्ता में आता है तो वही मांगे असुविधाजनक लगने लगती है। यही राजनीति का स्वभाव है। लेकिन सामाजिक संगठन और नागरिक समाज इन मांगों को लगातार उठाते रहते हैं क्योंकि उनका कोई स्थायी राजनीतिक हित नहीं होता है। वो सिर्फ बेहतर शासन व्यवस्था चाहते हैं। अब बात करते हैं इस मांग के भविष्य की। क्या भारत में राइट टू रिकॉल जैसा कानून बन सकता है? इसका जवाब आसान नहीं है।
इसके लिए कई चीजें जरूरी है। पहली जरूरत है व्यापक जन समर्थन की। अगर देश के बहुसंख्यक लोग इस मांग का समर्थन करते हैं, अगर यह मांग सिर्फ कुछ कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं रहती, तो राजनीतिक दलों को इस पर ध्यान देना होगा। दूसरी जरूरत है रचनात्मक संवाद की। सिर्फ नारेबाजी से बात नहीं बनेगी। संविधानविदों, राजनीतिक विचारकों, कानूनी विशेषज्ञों के साथ गहन चर्चा होनी चाहिए। इसके अलग अलग मॉडल पर विचार होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों को देखना चाहिए। और तीसरी जरूरत है पलायन प्रोजेक्ट की। सीधे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से पहले किसी एक राज्य या किसी एक स्तर पर इसका प्रयोग किया जा सकता है, ताकि इसके परिणामों का मूल्यांकन हो सके। चौथी जरूरत है मीडिया और बौद्धिक समाज के समर्थन की। अगर मीडिया इस मुद्दे को नियमित रूप से उठाती रहे, अगर बुद्धिजीवी लोग इस पर लिखते रहें, बहस करते रहें, तो धीरे धीरे यह मुद्दा मुख्य धारा में आएगा। पांचवी जरूरत है धैर्य की। कोई भी बड़ा संवैधानिक बदलाव रातों रात नहीं होता है। इसमें वर्षों, कभी कभी दशकों का समय लगता है, लेकिन अगर सही दिशा में लगातार प्रयास होते रहे तो बदलाव आता है। अब बात करते हैं इस मांग के व्यापक मायनों की। सबसे पहली बात यह बताता है कि भारत का लोकतंत्र विकसित हो रहा है। अब लोग सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं रहना चाहते, वो ज्यादा सक्रिय भागीदारी चाहते हैं। यह बहुत सकारात्मक बदलाव है। दूसरी बात यह बताता है कि लोगों के मन में राजनीति के प्रति असंतोष बढ़ रहा है। अगर लोग ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें बीच कार्यकाल में अपने प्रतिनिधि को हटाने का अधिकार मिले, तो इसका मतलब है कि वो वर्तमान व्यवस्था से खुश नहीं है। इस असंतोष को राजनीतिक दलों को समझना चाहिए। तीसरी बात यह बताता है कि जागरूकता बढ़ रही है। लोग अब अधिक संगठित होकर के अपनी आवाज उठा रहे हैं। सोशल मीडिया और नई तकनीक के कारण लोगों तक जानकारी तेजी से पहुंच रही है और वो अपनी राय बना रहे हैं। चौथी बात यह बताता है कि लोकतांत्रिक प्रयोग जारी है। हमारा संविधान कोई स्थिर दस्तावेज नहीं है। यह समय के साथ विकसित हो रहा है, नए विचार सामने आ रहे हैं, नई बहसें हो रही है। यह एक जीवंत लोकतंत्र की निशानी है। पांचवी बात यह बताता है कि नागरिकों की भूमिका बदल रही है। अब नागरिक सिर्फ शासित नहीं है, बल्कि शासन में भागीदार बनना चाहते हैं। यह सोच पुरानी पीढ़ी से अलग है और इसका सकारात्मक प्रभाव लोकतंत्र पर बहुत बड़ा असर कर रहा है। अब बात करते हैं उस व्यवहारिक चुनौतियों की जो इस कानून को लागू करने में आ सकती है। पहली चुनौती है मानदंड तय करने की। यह कैसे तय होगा कि किसके खिलाफ रिकॉल की प्रक्रिया शुरू की जाए, कितने वोटों की जरूरत होगी, कितने समय के अंदर यह प्रक्रिया होगी। यह सब बारीकियां तय करना बहुत जटिल है। दूसरी चुनौती है पक्षपात से बचने की। यह सुनिश्चित करना होगा कि रिकॉल का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिशोध के लिए ना हो, सिर्फ जरूरी मामलों में ही हो। तीसरी चुनौती है सुरक्षा की। अगर रिकॉल आसान हो गया तो अल्पसंख्यक समुदायों को प्रतिनिधियों, महिलाओं या वंचित वर्गों के प्रतिनिधियों को बार बार निशाना बनाया जा सकता है। इससे विविधता पर असर पड़ सकता है। चौथी चुनौती है समय की। संसद और विधानसभाओं के कार्यकाल 5 साल का होता है। अगर रिकॉल हो गया तो उपचुनाव कराना पड़ेगा। इससे समय और संसाधन दोनों खर्च होंगे। पांचवी चुनौती है सर्वसम्मति की। इतने बड़े संवैधानिक बदलाव के लिए सभी राजनीतिक दलों की सहमति चाहिए और यह सहमति बनाना बहुत मुश्किल काम है। अब बात करते हैं उस सकारात्मक संभावनाओं की। अगर सही तरीके से डिजाइन किया जाए तो रिकॉल कानून कई फायदे दे सकता है। यह जनप्रतिनिधियों को अधिक सक्रिय बना सकता है, यह भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकता है, यह राजनीति में नैतिकता ला सकता है, यह जनता का भरोसा बढ़ा सकता है, यह लोकतंत्र को और जीवंत बना सकता है। लेकिन ये सब फायदे तभी मिलेंगे जब यह कानून सावधानी से बनाया जाएगा, सब हितधारकों के साथ लेकर के, सब चुनौतियों को ध्यान में रख करके। अब अंत में कुछ बातें जो हम सबको समझनी चाहिए। पहली बात, लोकतंत्र एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है। ये लगातार विकसित होता रहता है, इसमें नए विचार आते रहते हैं, नए प्रयोग होते रहते हैं। इन सब से लोकतंत्र मजबूत होता है। दूसरी बात, हर मांग पर खुल करके विचार होना चाहिए, चाहे वो मांग व्यवहारिक हो या नहीं हो, उस पर बहस जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बहस से ही समझ बनती है, समझ से ही समाधान निकलते हैं। और तीसरी बात, संविधान सर्वोच्च है, लेकिन संविधान भी समय के साथ संशोधित होता है। अब तक हमारे संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, इसीलिए नए संशोधन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। चौथी बात, नागरिक होना सिर्फ अधिकार नहीं है, जिम्मेदारी भी है। अगर हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना होगा। अच्छे प्रतिनिधि चुनना भी हमारी जिम्मेदारी है, उनके काम पर नजर रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, बदलाव संभव है। इतिहास गवाह है कि जब लोग संगठित होकर के बदलाव की मांग करते हैं तो बदलाव आता है।
चाहे उसमें कितना भी समय लगे, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएं, अंत में सच्चे प्रयासों की जीत होती ही है। तो दोस्तों, आज की ये बात यही समाप्त करते हैं, लेकिन कुछ सवाल आपके सामने छोड़कर जाता हूं। क्या आपको लगता है कि भारत में राइट टू रिकॉल जैसा कानून होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि यह कानून सभी स्तरों पर लागू होना चाहिए, सांसद और विधायक से लेकर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक? क्या आपको लगता है कि यह कानून लोकतंत्र को मजबूत करेगा या कमजोर? क्या आपको लगता है कि इस मांग पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि जनता को बीच कार्यकाल में जवाबदेही मांगने का अधिकार मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर इस विश्लेषण ने आपको कुछ नई जानकारी दी हो, अगर इन सवालों ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जब जानकारी फैलती है तो जागरूकता बढ़ती है, और जब जागरूकता बढ़ती है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार किसी और नई खबर के साथ। तब तक के लिए जागते रहिए, सवाल पूछते रहिए और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए सजग रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।